नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में जो है नगर परिषद के चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हर ओर चौक चौराहों पर हर जगह नगर परिषद चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो नामांकन के लिए प्रपत्र ले चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि हम भाई प्रत्याशी बन करके सामने आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं में से एक है मासूम खान, जो कि जेएमएम से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवी हैं और इस समय हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम मासूम खान जी से बहुत सारे सवाल जानने का प्रयास करेंगे। गढ़वा के लिए उनकी क्या सोच है, क्यों इस चुनाव में आना चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। मासूम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तलाश टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का आपके प्लेटफॉर्म के तरफ से माध्यम मिला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, सवाल तो यही इसी चीज़ से शुरू होगा। आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए, उसके बाद फिर इसमें अचानक नगर परिषद चुनाव को लेकर के आना चाहे, ठीक है? तो आप थोड़ा सा अपना बैक से बताइए कि पॉलिटिक्स में कब आए और कितने वर्ष तक का अनुभव आपका पॉलिटिक्स में रहा, उसके बाद यहाँ तक आए। देखिए, सबसे पहले मैं सडन से पॉलिटिक्स में नहीं आया और उससे पहले भी मेरी ज़िंदगी रही है जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के वर्क मैंने लोगों के बीच किया। कुछ इंसानों में ना वो नेचुरल होता है कि आप समाज के बीच रहते हैं, समाज की परेशानियों को देखते हैं और फिर आपको एक सेवा करने का जज्बा पैदा होता है और फिर आप सेवा करते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, इसमें सुकून मिलता है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले रहबर वेलफेयर सोसाइटी से काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर यासीन फाउंडेशन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने समाज के बीच रह के उनके दुख के दर्द को समझा और जो भी इन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हो सका समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास किया। फिर लगभग 2010 में मैं आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के संघर्षों के साथ जुड़ा और लगभग आज तक मैं उनके साथ हूँ, उसी पार्टी में हूँ। और राजनीतिक में आने का जो आपने प्रश्न पूछा, जब आप सामाजिक संस्था से जुड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें जब आप लोगों को उस लेवल पे निदान नहीं कर पाते हैं तो आपको एक उचित प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और ख़ास करके आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को करीब से जानने का मौका मिला, वो जज्बा देखने को मिला। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टी में आया कि उनके साथ जुड़ के और भी लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जा सकता है। और मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है, मैं प्राउडली फील कर सकता हूँ कि गढ़वा ने उनके 2 बार संघर्षों को देखा और तीसरे बार मौका दिया। और मौका दिया तो गढ़वा की स्थिति भी आप देखें कि कैसे उन्होंने चमकाया गढ़वा को। और इसी माध्यम से मुझे आज भी प्राउड फील होता है कि मैं उनके साथ हूँ और मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी के तहत मैं अपने लोगों के सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ। उस बारे में और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस रहबर कमेटी का है, जिसके साथ आप जुड़ के काम किए, किस तरह का काम वो संस्था करती है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर करें, क्या क्या उसमें काम हुआ है? बिल्कुल, रहबर वेलफेयर सोसाइटी जो है, पहले वो कमेटी हुआ करती थी, बाद में वो रजिस्टर्ड NGO हुई। और मैं कमेटी के जब स्थापना हुई थी उस टाइम से मैं उसके साथ हूँ। ये कमेटी हर क्षेत्र में, चाहे ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हो या फिर पर्यावरण बचाने के क्षेत्र में हो या फिर आप गरीब बच्चे को जो पठन पाठन के सामग्री पहुंचाने के क्षेत्र में हो, उसके बाद आप किसी बहन बेटी जो मजलूम जो गरीब है उसकी शादियों में सामान पहुंचाने का, मतलब हर ज़रूरतमंद के साथ ये कमेटी और कमेटी के लोग खड़ा रहते हैं हर तरीके से। और इन सोसाइटी के माध्यम से समाज के अंतिम लोग जिनको ज़रूरत जिस भी चीज़ की होती है उस ज़रूरत को पूरा करती है ये कमेटी। सर, इसके तहत आप जब समाज में हर जगह घूमें, गढ़वा शहर में खास करके जब नगर परिषद की बात हम लोग, चूँकि विशेषकर उसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्य के दौरान आप पूरे गढ़वा शहर में जगह जगह गए होंगे जी। क्या चीज़ तरह का समस्या यहाँ गढ़वा शहर में आप विशेष रूप से देख रहे हैं कि जो लगातार बना हुआ है? क्योंकि आप तो मान लीजिए जेएमएम में जुड़ने से पहले भी उस चीज़ के साथ रहे जी। तो क्या समस्या आपको देखने को लगता है जिस पर पहल होनी चाहिए, काम होनी चाहिए? देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं और उनका अगर मैं फहरिस्त अगर गिनाने लगूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर भी कुछ की चर्चा होनी चाहिए जो आपको लगता है बड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सबसे पहले तो हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं कि घर से बाहर निकले तो जो नली का पानी होता है वो आज रोड पे आपको बहते हुए दिखेगा। रोड ख़राब हैं, रात के अंधेरों में ये स्थिति हो जाती है कि सारे स्ट्रीट लाइट ख़राब हैं।
बाहर आप निकलिएगा कचरा का वही अंबार है। उसके बाहर आप जाइएगा रोड पे तो ट्रैफिक की वही व्यवस्था आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत ही ख़राब स्थिति है। धूल प्रदूषण उसी स्थिति में बना हुआ है। तो जो एक आम जिंदगी में लोगों को हर दिन परेशानियों को सामना करना पड़ता है, वो तो ये चीज़ है। दूसरा एक चीज़ है कि आप ठेला खोमचे से नगर परिषद की चूँकि चुनाव है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, नगर परिषद के द्वारा ठेला खोमचे से पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन उन्हें व्यवस्था नहीं दिया जाता है। आप उनको कोई पर्टिकुलरली एक जगह दीजिए, एक अच्छा माहौल दीजिए। आप ठेला खोमचा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान किया जाता है, कभी आप यहाँ लगाइए, कभी वहाँ लगाइए, कभी अतिक्रमण के नाम पर उजाड़िए। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी लोग नगर परिषद में उस चेयर पे बैठे बिना प्लानिंग के बैठे, उनके पास कोई प्लान नहीं था, वो सब बिजनेसमैन थे, उनको मौका मिला, वो कुर्सी पे बैठे और सिर्फ गढ़वा को लूटने का काम किया है। लगभग मुझे जहाँ तक याद है, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप काटिएगा, 15 वर्ष लगभग मुझे लगता है कि नगर परिषद को बने हुए हो गया। 15 और 2-3 साल एक्स्ट्रा जो बढ़ गया। 15 सालों में जो काम होना चाहिए था वो काम बिल्कुल नगर परिषद में नहीं हुआ है। आप आज मेन रोड में एक जगह टॉयलेट हमको दिखा दीजिए जो महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट का व्यवस्था हो। आप एक जगह कहीं ये दिखा दीजिए जहाँ डस्टबिन रखा हो। आप अवेयरनेस नहीं फैला सके कि लोग कूड़ा को कूड़ा में ही डालें। अभी गढ़वा को बहुत कुछ ज़रूरत है। पहला चीज़ अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करना होगा हर क्षेत्र में कि आप इंक्रोचमेंट ना करें, आप अपनी दुकानों के सामने स्पेस अपना दुकान का ज़्यादा ना बढ़ाएं। आप कचरा जहां है सुबह अगर गाड़ी आती है तो उसमें डालने का प्रयास करें। सीधा सवाल, मैं सीधा आरोप लगाता हूं आज आपके स्टूडियो के माध्यम से कि जो भी चेयरमैन बने वो जनता से संवाद नहीं किए और बीच में जो गैपिंग बना वही दुर्दशा है कि आज नगर परिषद भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। किस गैपिंग की चर्चा कर रहे हैं? नगर परिषद चेयरमैन और पब्लिक के बीच की जो गैपिंग होती है, गैपिंग इन द सेंस कि पब्लिक वोट दे दिया, आप चेयर पे बैठ के, बीच में पब्लिक को क्या बेनिफिट चाहिए, पब्लिक क्या आपसे मांग रहा है, पब्लिक की सुविधा के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कभी पब्लिक से रूबरू नहीं हुए। वो मौका आपको मिला था, आप रूबरू नहीं हुए। मेरा ऐसा मानना है कि कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता इंपॉर्टेंट होता है। कुर्सी के पहले भी जनता इंपॉर्टेंट है और कुर्सी के बाद भी जनता इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुर्सी मिलता है तो आपको प्रबुद्ध लोगों के साथ प्लानिंग बनाना होगा बैठ के। आप सर्वे सर्वा अगर ये सोच लेंगे कि चेयरमैन का कुर्सी मुझे मिल गया और मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं गढ़वा का डेवलप अकेले कर सकता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। वो प्लान करना होगा आपको गढ़वा के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठ के कि गढ़वा की कौन सी समस्याएं हैं, किस पे काम किया जाए कि गढ़वा आगे बढ़े, गढ़वा खूबसूरत बने। तो मैं निश्चित ये फेलियर मानता हूँ नगर परिषद को कि जो भी चेयरमैन बना वो सिर्फ अपने बिजनेस को देखा। अब बिजनेस, नगर परिषद में बिजनेस किया। कुल मिला के मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ। तो मासूम खान के पास कोई ऐसा मॉडल है कि इन चीज़ों में सुधार किया जा सके? बिल्कुल। कैसा है, मैंने क्या मॉडल है आपके पास? मेरे पास पहला यही मॉडल है कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा, कंटिन्यू कनेक्ट रहूँगा। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? बैठक करेंगे या कुछ और कैसे कीजिएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें एक प्रक्रिया यह है कि लोग वार्ड पार्षद को चुनते हैं और वहाँ से समस्या निकल के आती है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं वार्ड पार्षद से भी निकल के नहीं आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस भी वार्ड में काम हो उस वार्ड के प्रबुद्ध लोगों की एक लिस्टिंग तैयार की जाएगी, क्योंकि हर वार्ड में प्रबुद्ध लोग हैं। लगभग 20-21 की एक कमेटी बनेगी और उनके बीच जाकर वहीं बैठकर और वहाँ से उनका डेवलपमेंट्स निकालेंगे कि आपको इस वार्ड में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है जो नगर परिषद आपके हक में कर सकता है। फिर वो डेवलपमेंट जब नगर परिषद से पारित होगी और वो जो काम दिखेगा तो वो जनता और चेयरमैन के बीच का जो विश्वास है वो बढ़ेगा भी और डेवलपमेंट भी दिखेगा और इससे भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं बीच में वो भी ख़त्म होंगे। मेरा प्लान सीधा ये है कि चेयरमैन की कुर्सी और जनता से सीधा संवाद। जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे? भ्रष्टाचार आप डस्टबिन के मामले में देख सकते हैं और आप टाउन हॉल के मामले में भी देख सकते हैं। पूर्व में आप मुझे लगता है कि कभी आपने भी चलाया होगा इस चीज़ को और किस वजह से वो किस पार्टी में गए ये भी आप जान रहे। खैर वो दूसरा प्लेटफॉर्म है। भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार ये है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, रोड बना नहीं, आप फेवर ब्लॉक लगा दे रहे हैं, फिर रोड बनाने के लिए फेवर ब्लॉक तोड़ रहे हैं, पाइप जो पानी का सप्लाई वाला अभी पूरी तरीके से बिछा नहीं है, आप रोड बना दे रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं। क्या प्लान क्या चल रहा है? आपके पास प्लान क्या है? पूरा गढ़वा तहस नहस है। मैं एक तरफ से कहना चाहता हूँ कि पूरा गढ़वा और गढ़वा की गली तहस नहस है
वो तो माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से। वरना चेयरमैन साहब जब तक कुर्सी पे बैठे वो तो जितना करना था वो कर दिए। वो तो माननीय मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने इस चीज़ों को समझा, देखा और जितना उनसे हो सका कुछ कुछ एरिया इलाका में आज आपको जो रोड देखने का जो आपको मिल रहा होगा वो सीधा सीधी श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पूर्व मंत्री जी की देन है। अच्छा, पहले जो निवर्तमान जो चेयरमैन रहीं पिंकी केसरी, उनके ही प्रतिनिधि हैं संतोष केसी में जो अभी चुनाव में आ गए हैं, ठीक है। आप ही की पार्टी जेएमएम के ही समर्थित हो गए, इस तरह की सूचनाएं फेसबुक व्हाट्सएप इस सब से देखने को मिला। जी जी, आप भी जेएमएम से ही हैं जी। आप बुराई उन्हीं का कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए पिंकी केसरी के ही वो क्या नगर परिषद प्रतिनिधि रहे हैं जी। अब वही इसमें आ रहे हैं चुनाव में, तो कोई कंट्राडिक्शन टाइप का नहीं आपको लग रहा है कि भाई आप जेएमएम से, वो भी जेएमएम से ही हैं, तो अब आप कैसे, आप किस बेस पे आइएगा, कैसे होगा? नहीं देखिए, चूँकि पार्टी सेम्बुल पे चुनाव नहीं है, समर्थित उम्मीदवार हैं, सेम्बुल पे नहीं है। और सेम्बुल पे होते मैं एक बात कहता हूँ कि इंसान को हक बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तब जनता आपसे विश्वास करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तब जनता का विश्वास आप जीत पाएंगे। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि जेएमएम ने मुझे समर्थित उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलत करेगा, अगर जनता मुझे मौका देगी और मैं गलत करूँगा तो जनता को पूरी हक है मुझ पर आरोप लगाने का, चाहे मैं किसी पार्टी से हूँ। पार्टी इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। हमारा गढ़वा भी तो इम्पॉर्टेंट है, गढ़वा की खूबसूरती भी तो इम्पॉर्टेंट है, गढ़वा का डेवलपमेंट भी तो इम्पॉर्टेंट है। वो कौन देखेगा फिर? वो किसके सहारे छोड़ा जाएगा? पार्टी ने जो फैसला लिया मैं उसके सराखों पे रखता हूँ, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ, मैं भी इस गढ़वा का बेटा हूँ, मैं भी यहीं पला बढ़ा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मैं जनता के बीच हूँ और फैसला जनता को करना है। आपकी एज लगभग क्या हो रही है? मेरी एज 34, अभी 23 जनवरी को मैं 34 साल का लगभग हो गया। इसी लगभग इसी उम्र के आसपास के बहुत सारे इस बार लोग आए हैं अभी मैदान में जी। कैसा लगता है? क्योंकि पहले थोड़ा सा एजेड लोग ही मैंने थे, वो लोग भी तो अभी हैं जी, जी, आप लोग भी इसी में आए हैं जी। अन्य उम्मीदवारों को लेकर के आपकी क्या सोच है? काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी चर्चा भी चल रहा है अभी। देखिए, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं बोलूँगा, अपने बारे में ये बोल सकता हूँ मैं कि पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने युवाओं को बहुत अवसर दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है, जिनके लिए उन्हें कभी ना कभी सुनने के लिए भी मिलता था कि ये लड़का से क्या जीतेंगे, क्या होंगे। तो उन्होंने जो अवसर दिया और वो अवसर को उन्होंने निखरने दिया, वो उनके अंदर के छिपे क्वालिटी को पहचाना उन्होंने और हमें वो मौका दिया। और मौका दिया तब आज मुझे लगता है ऐसा कि मैं लोगों के साथ संवाद कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। और युवा को इसलिए भी आना चाहिए कि युवा आज का 21वीं सदी का युवा है। आज की युवा पीढ़ी जब IAS IPS क्रैक कर सकती है, बहुत सारे खेल प्रतिभा में अपना परचम लहरा सकती है, तो मुझे लगता है कि अगर एक मौका जनता ने मुझे दिया तो तस्वीर भी बदल सकता है। युवा अब हर क्षेत्र में आगे है, युवा को मौका मिलना चाहिए, वो नए सोच के साथ नए वर्क करेंगे और गढ़वा के डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी युवा लोग खास करके सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और उस बड़ी सोशल मीडिया पे खूब फेसबुक वगैरह पे आजकल देखिए इतना कमेंट इतना सब चलता है। ऐसे में आप लोग पर कितना असर पड़ता है उसका? जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या लगता है उसका कितना असर हो जाता है आप लोगों पर? तरह तरह की बातें कर देते हैं किसी के बारे में, कोई अचानक में। देखिए, सोशल मीडिया मैं उतना ही यूज़ करता हूँ जितना मेरे काम के लायक होता है। मैं नेगेटिव चीज़ों को कभी थिंकिंग में नहीं लेता। मेरा ऐसा मानना है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव वाइब्स वाले रहेंगे, तो हमेशा आप किसी भी चीज़ में सकारात्मक चीज़ ही आपको देखने को मिलेगा। मेरा इस पे बहुत ख़ास असर नहीं पड़ता है युवा लेकर। और मैं अपनी बात जहाँ तक कह दूँ, मैं हमेशा जब मैं शुरू में पढ़ता था, जब भी मौका मिलता था, पता नहीं मेरे शुरू से ही मैंने अपने एज से बड़े लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, कुछ सीखना, और आज तक भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ बैठूँ। मुझे सीखने का बड़ा ललक है, मैं सीखने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। और वही एक चीज़ है कि मैं अपने बुज़ुर्गों से सीखा हूँ, अपने गार्जियंस लोग के साथ सीखा हूँ। और आज की युवा पीढ़ी वाली जो वो सोच है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट है। तब मैं समाज सेवा के क्षेत्र में। कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? मेरा पढ़ाई पहले मैंने मैट्रिक यहीं से किया है, उसके बाद मैंने यहाँ गोविंद हाई स्कूल से किया, उसके बाद फिर मैंने रांची से किया है, इंजीनियरिंग किया है, और फिर उसके बाद मैं
हीरो मोटोकॉर्प में जॉब किया। उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, अगर कभी उपलब्ध कराना होगा तो कराऊंगा। हीरो मोटोकॉर्प में मेरी गुड़गांव में, जिसमें हीरो उधर से छोड़ करके फिर इधर के लाइन में आने का अचानक कैसे मूड हो जाता वही है? तो कि वो देखिए अच्छी खासी सैलरी थी मेरी और अच्छा खासा व्यवस्था मुझे मिला था जब मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मन इधर था। जब मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा और अपने पढ़ाई के टाइम से ही मैं कुछ कुछ चीज़ें करते रहता था। उस टाइम सोशल मीडिया का उतना ज़माना नहीं था, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं थे, लोग देख नहीं पाते थे। और मुझे लगता है कि सेवा करने के लिए दिखाना ज़रूरी नहीं है, वो जब आप करेंगे तो पब्लिक खुद देख लेती है। आपसे अगला सवाल मेरा होगा, आप इंजीनियरिंग भी किए, पढ़ाई लिखाई जॉब भी किए। समस्या एक बहुत बड़ी यहाँ युवाओं की भी है कि लोगों को रोज़गार की कमी है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए चुन करके आते हैं, कुछ है आपके दिमाग में कि गढ़वा शहर में भी यहीं पे लोकल रोज़गार ऐसा विकसित हो सके जिसके चलते थोड़ा बाहर नहीं जाना पड़े लोगों को, क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर नहीं जा पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहीं रह करके कुछ काम करना चाहते हैं। क्या आपके मन में कुछ इस तरह का है? बिल्कुल, नगर परिषद में छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छा बच्चों का पार्क खोल देते हैं तो उसमें आप बहुत सारी जो बच्चों के खाने पीने के खिलौने के सामान होते हैं वो छोटा छोटा स्टोर बना के आप दे सकते हैं, ताकि लोग छोटे मोटे पूंजी लगा के वो अपना जीविकापार्जन कर सके। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें बात के लिए भी छोड़ दिया जाए, हाँ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं दिमाग में और वो किए जाएंगे और वो दिखेंगे आपको। रोज़गार के बहुत अवसर मिलेंगे। कुछ और मुद्दों की चर्चा करते हैं जो इसमें काफ़ी ज्वलंत रहा है। एक डंपिंग यार्ड है यहाँ पे बगल में ही, हमारे स्टूडियो के बगल में इस साइड नदी किनारे जो है। जी जी जी। उस डंपिंग यार्ड को लेकर काफ़ी मने है कि बस शहर का जो कचरा है वो पूरा का पूरा आपको इसी में गिर रहा है टोटल। जैसे नदी का क्या स्थिति हुआ उससे आप वाकिफ़ होंगे, बिल्कुल ही होंगे। सरस्वती नदी जो है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। कैसे इस चीज़ को, इसका सुधार किया जाएगा? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बाकी लोग का तो जो हो रहा है वही रहा है, आपका अपना पर्सनल सोच क्या है इस चीज़ को लेकर? देखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग को बेहतर याद है कि हम लोग के घर के पीछे सरस्वतिया नदी हुआ करता था और डांडनो नदी, ये दो नदी बहुत फेमस थे। और इसमें उस टाइम इतना पानी हुआ करता था, साफ भी रहता था, पानी इतना हुआ करता था कि हम लोग नहाने जाते थे और बड़ा शौक से नहाते थे। ये कहीं ना कहीं नगर परिषद के फेलियर का नतीजा है कि लोग अपने घर के पीछे जो नली निकालते गए, बाथरूम का पानी निकालते गए, कचरा फेंकते गए, वो कहीं ना कहीं वो कचरा में तब्दील होते चला गया। आज दानरो नदी की भी कमोबेश स्थिति वही है, एकदम बिल्कुल वही है कि कचरा से आप इतना भर दिए हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, बचा है, बाकी तो सब थोड़ा सिर्फ नाम के लिए। हमको लगता है कि अगर इस पे अभी वक्त रहते काम नहीं किया गया तो आने वाला जनरेशन को ये पता भी नहीं होगा। नाम ज़रूर रहेगा लेकिन पानी देखने उसमें नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस पर काम होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को बचा सकें, जितना हो सके बचा सकें। एक डेवलपमेंट का तरीका ये भी है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि डांडू नदी एक बहुत खूबसूरत जगह है। आप ऐसे मौक़ों पे डांडू नदी को जाकर देखें और छठ के मौके पे जाकर देखें, डिफरेंस हो जाता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर उसमें हम वॉकिंग स्ट्रीट बना दें, लोगों को टहलने का जगह बना दें, वो खूबसूरत छोटा छोटा पार्क बना दें, बैठने का जगह दे दें, तो वहाँ भी रोज़गार के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। कुछ तो लोग दुकान लगाएंगे वहाँ लोग जब घर से, आज एक फैमिली को बच्चे को लेके निकलने के लिए कल्याणपुर जाना पड़ता है, वो बहुत दूर है, लोकल स्तर पे तो है नहीं कहीं। हाँ। आप देख सकते हैं जो को जा सकता है लेकिन जनरली संभव नहीं है, बहुत दूर है, या बेहतर प्लानिंग करके जा सकता है। लेकिन डेली बेसिस पे जिनको जाना हो अपने बच्चों को लेके या खुद जाना हो, या अगर आपको गढ़वा जैसे शहर में लगे कि कहीं चलते हैं हम आधा घंटा बैठे अपने फैमिली के साथ, वैसा जगह कहीं नहीं है। तो ये सब आपको बड़े शहरों के तर्ज पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को क्रिएट करके अच्छी लाइटिंग से, अच्छे फाउंटेन से अगर कर देते हैं तो लोग निश्चित बैठेंगे उसको। अच्छा मासूम जी, अगला सवाल आपसे मेरा एक और होगा। शहर में जो है बाईपास बना, लोगों को लगा कि धूल से हम निजात पा लेंगे, लेकिन अभी भी जब आप जाइएगा मेन रोड में या इस रंका रोड में ही आप जाइएगा तो देखेगा कि धूल से तो परेशानी हो जाती है। आदमी को जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। नहा धोआ के फ्रेश होकर गया, उधर से फिर धूल से नहा के आ गया, बिल्कुल यहाँ से पानी से नहा के जाए तो धूल से नहा के आता है। कैसे दूर होगा ये चीज़? क्योंकि देखिए चुन के जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे आशाएं लोग इसी बात का करते हैं। देखिए नियमित रूप से अगर साफ सफाई हो, देखिए धूल तो नेचुरल चीज़ है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर नियमित रूप से इसका टाइम टू टाइम अगर साफ़ सफाई हो और अच्छे वे में पानी छिड़का के और इसका साफ़ सफाई अगर नियमित रूप से होगा तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी राहत इससे मिलेगी और निजात मिलेगा। सारे प्लानिंग का चीज़ है, इस पर तो करना होगा। और अभी आप देख सकते हैं कि गढ़वा में ट्रैफिक व्यवस्था क्या है,
ट्रैफिक की व्यवस्था, लोगों को अगर रंका मोड़ से मझियाँ मोड़ जाना पड़ता है तो कभी कभी जाम की स्थिति ये हो जाती है कि आपको आधा घंटा भी लग जाता है मेन रोड में रुके हुए। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल काम होगा, बहुत सारी प्लानिंग है। और मैं बस अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि एक मौका दें युवा सोच को। आपके बीच का हूँ, गढ़वा सुधरेगा भी, खूबसूरत भी होगा। मेरे पास बहुत सारे प्लानिंग भी हैं, बहुत सारे प्लानिंग हैं, वो आपको देखने मिलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तलाश टीवी से जुड़ने के लिए। अन्य सवाल भी चलते रहेंगे, अभी तो आपका नॉमिनेशन होगा। अच्छा, इससे सवाल याद है, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? नॉमिनेशन मैं पहले 2 तारीख को करने वाला था, हाँ। लेकिन अब मैं 4 तारीख को करूँगा, बिकॉज वो मेरे लिए शुभ दिन है। तो 4 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूँगा सुबह में ही। और कोई लाव लश्कर के साथ मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं वीआईपी कल्चर ख़त्म करने वाला हूँ, नेता बनने का कल्चर ख़त्म करने वाला हूँ। ये नॉमिनेशन, विजय जुलूस, ये सब मुझे लगता है दिखावा है। अच्छा, बिल्कुल दिखावा है और लोगों की परेशानी है। अगर मैं नॉमिनेशन करने जाता हूँ लाव लश्कर के साथ, आवाम के साथ, तो कहीं ना कहीं गढ़वा के लोग जो उस जाम में फंसे होंगे, जिनको बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे। तो मैं अपने लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपल तरीके से नॉमिनेशन करने जाऊँगा और उसके बाद मैदान में मैं लगा हूँ। सिंपल कितना होगा मासूम जी? आपका क्या 4-6 लोगों के साथ ही आपको जाना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सिंपल तरीके के साथ। वीआईपी कल्चर ख़त्म, एकदम ख़त्म, कोई ताम झाम ये सब नहीं, एकदम घर से निकले। अगर आप जनता के साथ जुड़ाव होगा आपका, तो आप 2 लोग के साथ भी नॉमिनेशन करेंगे तो जनता वोट करेगी। और अगर जनता से जुड़ाव नहीं है तो आप भाड़े के कितना भी भीड़ बुला लें, जनता आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मेरा ये मानना है। काम बहुत सारे होंगे। मैं एक लाइन और इसमें जोड़ देता हूँ कि नगर परिषद चेयरमैन जो भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे समाज सेवी हैं तो सिर्फ उस कुर्सी पे जितने उसके अंतर्गत चीज़ें आती हैं, उससे बाहर निकल के भी आपको काम करना पड़ेगा समाज के लिए। आज हमारे गढ़वा शहर में जो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, हमारे, हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, नशाखोरी जिस चरम पे है और युवा अवस्था के लड़के जो उस चपेट में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर भी लगाम लगा के, और किसी के घर बचाने की ज़रूरत है, युवाओं को बचाने की ज़रूरत है। इस पर भी वर्क करना होगा लोगों को। बहुत चीज़ प्लानिंग है, आगे फिर बैठेंगे तो हम लोग बहुत सारी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनता से अगर कुछ विशेष अपील करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें आप। मैं गढ़वा की सम्मानित जनता से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके नज़रों के, आपके सामने का बेटा, आपका भाई, एक बार नगर परिषद चुनाव इस बार जो हो रहे हैं, इसमें अध्यक्ष पद हेतु खड़ा हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे एक मौका दें गढ़वा को बदलने के लिए। धर्म जात पात से ऊपर उठकर एक बार गढ़वा के डेवलपमेंट्स के लिए वोट करें, ताकि कोई बाहर से गढ़वा में आए तो वो ज़रूर एक बार गढ़वा को देखकर उसकी खूबसूरती की, उसकी सुंदरता की, उसकी स्वच्छता की वो तारीफ़ करे। और वो तारीफ़ नगर परिषद की नहीं होगी, वो यहाँ की सम्मानित जनता की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मासूम जी आपका तलाश टीवी पर आकर के अपनी बातों को रखने के लिए। हम आगे कुछ डिबेट्स के भी कार्यक्रम कराने हैं, जिसमें अन्य जनप्रतिनिधि भी होंगे, कभी जनता भी होगी। उस तरह के कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आप भी उसमें ज़रूर शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। मासूम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तलाश टीवी पर इसी तरह का कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।